नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। तो दोस्तों, तैयारी के क्रम को फिर से एक कदम आगे लेके चलते हैं, ठीक है। और आज हम चैप्टर करेंगे दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। कल मैंने आपको चक्रवृद्धि ब्याज की एक क्लास दी थी पार्ट 1। आज इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस और करेंगे दोस्तों, ठीक है, और अपने चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं ज़्यादा इसमें डीप कॉन्सेप्ट लेके नहीं जा रहा हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, केवल उसी तरीके के क्वेश्चन करवा रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो अगर जिसने कल की वीडियो देख ली उसको आज बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, उसको अच्छी से समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसका पार्ट 2 करते हैं और चैप्टर को ख़त्म करते हैं। इसके बाद हमारा केवल एक चैप्टर शेष रह जाएगा, क्षेत्रफल, ठीक है। ज़्यादा बड़ा चैप्टर होगा नहीं, क्योंकि इसमें मैं आपको बिल्कुल उतना सिलेबस कराऊंगा जितना परीक्षा में आने की संभावना है, ठीक है। तो चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। चलिए तो दोस्तों, चलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास 2 करते हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज भाग 2, ठीक है। तो लास्ट क्लास में दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूला मेथड से काफ़ी क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। सूत्र वाली विधि से काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुणा 1 प्लस ब्याज की दर बट्टे 100, ठीक है, की पावर समय, ठीक है। यानी कि ए आपका हो गया अमाउंट इक्वल टू पी आपका हो गया प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर आपका हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर टी कितने बार ब्याज लगा, ठीक है। अगर आपको मिश्रण निकालना है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। जब भी आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करते हो तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आता है, ठीक है। या एक फॉर्मूला और लगा सकते हो आप, अगर आपको प्रिंसिपल और सीआई दिया है तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सीआई, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी ब्याज पे ब्याज मिलता है उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, और जब केवल ब्याज मिल रहा होता है हर साल एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, उसे साधारण ब्याज कहते हैं, और जब ब्याज पे ब्याज लगता है तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, ठीक है। कल मैंने आपको फॉर्मूला मेथड कराई थी सारे क्वेश्चनों में, और ठीक है, और साथ में सक्सेसिव मेथड से भी आपको मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे, यानी क्रमिक विधि से कुछ क्वेश्चन कराए थे। क्रमिक विधि से कैसे क्वेश्चन कराए थे वो देख लीजिए, जिसके समझ में नहीं आया। जैसे मैंने बोला, प्रिंसिपल दे रखा है 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है आपको 10%। तो आप अगर पहले साल का ब्याज निकालते हो, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हो, तो पहले साल का ब्याज निकालने के आप क्या करते थे, आपको प्रिंसिपल 1000 दे रखा है तो हम क्या करते थे, रफ में 1000 गुणा 10% ब्याज निकाल देते थे। उसमें 1000 गुणा 10% निकालते थे तो हमारा आ जाता था 100। तो पहले साल का ब्याज कितना आ गया, 100, ठीक है। तो दूसरे साल भी पहले तो प्रिंसिपल पे ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि 1000 पे 10% मिलेगा, तो 1000 पे 10% मतलब हो गया 1000 गुणा 10 बट्टे 100, यानी कि 100। लेकिन मैंने आपको बताया था चक्रवृद्धि ब्याज मतलब होता है ब्याज पे भी आपको ब्याज मिलता है, तो आपको, ठीक है, पहले साल जो ब्याज मिला वो आपके खाते में आ चुका होता है, फिर उस पर भी ब्याज मिल रहा होता है आपको। तो पहले साल आपको 100 ब्याज मिला था, तो 100 का भी आप 10% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, तो आपको 100 में भी 10% ब्याज मिलेगा दूसरे साल, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलेगा। तो आपका कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। तो आपको टोटल कितना ब्याज मिल गया इस हिसाब से, पहले साल 100 ब्याज मिला, दूसरे साल 100 तो मिला ही मिला, प्लस पहले साल के ब्याज पे 10% और मिला। पहला साल का ब्याज है 100, 100 पे 10% मतलब 10 और मिला, तो 100 प्लस 100 हो गया 200, 200 प्लस 10, 210 आपको ब्याज मिल जाता है। सक्सेसिव मेथड यानी क्रमिक विधि से हमने कल क्वेश्चन किए थे। एक दूसरी मेथड और होती है दोस्तों इसमें, ठीक है। तो एक दूसरी मेथड और होती है जिसका नाम है रेशियो मेथड, यानी कि अनुपात विधि। अनुपात विधि हम कैसे करते हैं, अनुपात विधि में सबसे पहले आपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, उसमें से परसेंटेज हटा के, ठीक है, उसको रेशियो में बदल देंगे। तो 10% मतलब होता है मेरे भाई 10 बट्टे 100। आपको पता है जब भी परसेंटेज हटाते हैं तो बट्टे में 100 आ जाती है। 10 बट्टे 100 मतलब हो गया 10 एकम 10, 10 दशम 100, 10, ठीक है। तो आपने अनुपात विधि से जब भी करना है तो क्या करना है, देखो जो बेस होता है, ठीक है, वो हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू होती है, ठीक है। तो जो बेस में है उसे हम मान लेंगे क्या, P, ठीक है। और जो ऊपर आया आपका अंश में उसको बोल देंगे कि ये क्या मिला होगा, ब्याज मिला होगा। तो जब भी आपको अनुपात विधि से करनी है तो आप रेट पे फोकस करेंगे, रेट को आप
परसेंटेज से हटा के फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हो जाएगा 10/100, 10/100 मतलब 1/10, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 10 और CI हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 1। इस विधि में आपको क्या करना होता है, एक तरफ आप लिखोगे प्रिंसिपल, एक तरफ आप लिखोगे अमाउंट, एक तरफ आप लिखोगे प्रिंसिपल, एक तरफ आप लिखोगे अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अब देखो 2 साल की बात हो रही है, समय दे रखा है 2 साल, तो पहले साल देख लेंगे प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल बेस वाली वैल्यू है, प्रिंसिपल कितने हो जाएगा आपका 10। ठीक है, अमाउंट मतलब होता है जब हम प्रिंसिपल में ब्याज को ऐड कर देते हैं, जब मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाता है तो वो आपका मिश्र धन बन जाता है। तो ब्याज, ठीक है, ब्याज जोड़ेंगे जब प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल कितना है 10, 10 में ब्याज जोड़ देंगे, ब्याज कितना है 1, तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा पहले साल के लिए 11। अब दूसरे साल 2 साल की बात हो रही है तो 2 साल पे जाऊंगा। ठीक है, तो दूसरे साल भी प्रिंसिपल तो वही रहेगा, प्रिंसिपल कितना रहेगा 10, और दूसरे साल भी आप क्या कर दोगे, दूसरे साल का ब्याज, दूसरे साल का अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट बराबर होता है, यानी कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 10, ठीक है, और ब्याज कितना है 1, 10 + 1 11। 2 साल का है तो आपने ऐसे करना है अनुपात विधि में। ठीक है, ठीक है, अब इनको गुणा करेंगे, ठीक है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो पूरा मल्टीप्लाई करके ही कंप्लीट ब्याज निकलेगा। इनको गुणा करेंगे तो इनकी इकाई निकल जाएगी प्रिंसिपल और अमाउंट की, 10 × 10, तो 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल में कुल कितना हो गया 10,100, तो प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 100 इकाई हो गया। ठीक है, अमाउंट निकालेंगे 2 साल का, ठीक है, 11 × 11, 11 × 11 कितना होता है मेरे भाई 121। तो ये आपका अमाउंट आ गया यूनिट में, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये हमने जो माना है वो है। ठीक है, ये यूनिट वैल्यू हो गई, फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 100। ठीक है, अब मैं कहूंगा आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो कि इकाई में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जब भी हम मिश्र धन में से, मिश्र धन मतलब होता है ए, मिश्र धन में से मूलधन को घटाते हैं तो हमारा ब्याज निकल के आता है। जब भी मिश्र धन मतलब ऐसा धन जिसमें ब्याज जुड़ा होता है, तो ऐसा धन जिसमें ब्याज जुड़ा है उसमें से मूलधन घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की यहाँ पे इकाई निकालनी है तो कंपाउंड इंटरेस्ट की इकाई हो जाएगी मिश्र धन 121 माइनस मूलधन 100, 121 माइनस 100 हो जाएगा आपका 21। तो यहाँ पे ब्याज की इकाई कितनी आ गई आपका 21 आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन ने जो दिया है उससे फोकस करके हमने करना है। ठीक है, क्वेश्चन ने हमें ओरिजिनल वैल्यू किसकी दे रखी है, मूलधन की, और यहाँ इकाई में मूलधन की वैल्यू कितनी है 100। तो मैं कहूँगा 100 इकाई यानी कि 100 यूनिट। ठीक है, 100 यूनिट यानी कि हमारा मूलधन 100 है और ओरिजिनल मूलधन, ठीक है, अनुपात में मूलधन 100 है, ओरिजिनल मूलधन कितना है 1000। तो मैं कहूँगा जो 100 यूनिट मूलधन की वैल्यू है वो ओरिजिनल मूलधन 1000 रुपये के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 से इसको काट दूंगा, 100 एकम 100 और ये 0, ये आ जाएगी हमारी 1 यूनिट की वैल्यू कितना 10। अब आपसे कुछ भी पूछ ले आप निकाल सकते हो क्वेश्चन में। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, आपने 1 यूनिट तक पहुंचना है, उसके बाद आपसे कुछ भी पूछ ले आप निकाल लेना। देखो जैसे वो पूछ देगा क्वेश्चन में, ठीक है, देखो मूलधन तो आपको पता है, ये तो पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा मिश्र धन कितना है, तो 1 यूनिट बराबर 10। ठीक है, तो 121 यूनिट का मान निकालोगे तो आपका मिश्र धन निकल जाएगा। ठीक है, आपसे पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज की इकाई कितनी है 21। अब 1 इकाई कितना है 10, तो 21 इकाई मतलब 21 × 10। अगर 1 इकाई का मान 10 है तो 21 इकाई का मान कितना हो जाएगा 21 × 10 210। ठीक है, तो ये आपकी रेशियो मेथड है, बहुत अच्छी मेथड है। जो बच्चे हमारे फॉर्मूले में फंस जाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा इसका हार्ड रहता है, फॉर्मूले की कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, ठीक है, तो हम इस विधि का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला अप्लाई करना मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया है पूरी तरीके से। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि हम बिना फॉर्मूले के करें और अनुपात विधि से ही सारे क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करें, ताकि आप जो है फॉर्मूले में कैलकुलेशन जो होती है उससे बच पाएं और आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। ठीक है, तो आज हम अनुपात विधि से ही सारे क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करेंगे, या फिर कुछ क्वेश्चन अगर अनुपात विधि से नहीं हो पाएंगे तो हम क्रमिक विधि का प्रयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कल हमने टाइप 1 के क्वेश्चन किए थे, आज हम टाइप 2 से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ, टाइप 2। तो दोस्तों फॉर्मूले से आप करेंगे, मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए हैं। तो टाइप 2 का पहला क्वेश्चन जो है हम कोशिश करेंगे आज अनुपात विधि से करने की सारे क्वेश्चंस को।
ठीक है, सबसे पहले देखो हमें क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, देख लिया। हमें दे रखा है 3,000 रुपए का, यानी कि हमें मूलधन दे रखा है 3,000। हमें मूलधन कितना दे रखा है 3,000। हमें दर दे रखी है कितनी, दर दे रखा है आर दे रखा है हमें कितना 10%। ठीक है, हमें टाइम दे रखा है 2 वर्ष 4 माह। हमें टाइम दे रखा है 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। हमने ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जबकि ब्याज वार्षिक देय हो, यानी कि ब्याज वार्षिक रूप से मिल रहा है। ठीक है, ब्याज वार्षिक रूप से मिल रहा है। अब देखना अगर वार्षिक रूप से मिलेगा तो यहां कितने बार मिलेगा, सबसे पहले टाइम पे फोकस करो कि ब्याज कितने बार मिलेगा। देखो वार्षिक रूप से मिलेगा तो पहले 1 साल में 1 बार मिलेगा, फिर अगले 1 साल में 1 बार मिलेगा, फिर अगले 4 माह में 3 बार मिलेगा। यानी कि ब्याज 3 बार मिलना है भाई जी, पहले 1 साल में, फिर उसके अगले साल में, फिर बचे 4 महीने, उन 4 महीनों में ब्याज मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको फोकस करना है अनुपात विधि में 10% को तोड़ने का। 10% को तोड़ोगे, 10% मतलब होता है 10/100। 10% मतलब होता है 10/100, यानी कि 10/100 रेशियो में बदल देंगे, 10 एकम 10, 10,100। मैंने आपको बताया था जो बेस वैल्यू होगी वो किसका अनुपात होगा, प्रिंसिपल का, और जो अंश वाली वैल्यू होगी, ऊपर वाली वैल्यू होगी, वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, तो प्रिंसिपल कितना हो गया 10 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 1। ठीक है, अब मैंने वही कहा था आपसे कि आप एक तरफ लिखेंगे प्रिंसिपल और एक तरफ लिखेंगे आप अमाउंट। एक तरफ लिखेंगे प्रिंसिपल और एक तरफ लिखेंगे अमाउंट। तो पहले साल का प्रिंसिपल देखता हूँ, पहले साल का प्रिंसिपल देखता हूँ कितना है 10 है, तो यहाँ लिख दूंगा 10। ठीक है, पहले साल का अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल में जब कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं, प्रिंसिपल में जब ब्याज जोड़ देते हैं, मूलधन में ब्याज जोड़ देते हैं, तो बन जाता है मिश्रधन। तो मूलधन 10, ब्याज 1, 10 + 1 11। ये हो गया पहले साल का। पहले साल पूरा पूरा ब्याज मिलेगा, 1 साल है। फिर दूसरे साल भी वही 10 प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ूंगा 10 + 1 11। तीसरा साल पूरा नहीं है, तीसरा साल पूरा पूर्ण नहीं है। देखो 2 वर्ष तो पूरे के पूरे हैं, लेकिन तीसरा साल पूर्ण नहीं है। ठीक है, तीसरा साल में केवल 4 माह का ब्याज इसको दिया जाएगा, ये नहीं कि आप पूरा 1 साल का और दे दो। तो अगला केवल 4 माह का ब्याज देना है, तीसरे स्टेप में केवल 4 माह का ब्याज देना है। देखो ये जो है वार्षिक है, 10% वार्षिक मतलब हो गया 1/10। ठीक है, अगर 10% वार्षिक मतलब 1/10 है, 10% मतलब होता है 10/100। लेकिन यहां देखना 4 माह, 4 माह मतलब होता है 4 माह में 1 बार ब्याज मिल रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे 4 माह जो है 1 वर्ष का कितना होता है, कितना हिस्सा होता है। देखो 4 माह 1 वर्ष में कितने बार होते हैं, 3 बार। 4 माह, फिर 4 माह 8 माह, फिर 4 माह 12 माह, यानी 1/3 हिस्सा होता है। जो 4 माह होता है वो 1/3 हिस्सा होता है 1 वर्ष का। तो अगर ये 1/3 हिस्सा है, 4 माह को फोकस करना, 4 माह है 1 वर्ष का, 1/3 हिस्सा है, तो तीसरे स्टेप में केवल 4 माह का ब्याज मिलेगा, मतलब 1/3 ब्याज मिलेगा। तो 10% मतलब हो गया 10/100, लेकिन इसका 1/3 मिलेगा, क्योंकि 4 माह 1 वर्ष का 1/3 हिस्सा है। ठीक है, इस बात को समझना। ठीक है, अब इससे काटूंगा 10, 10,100, 10 × 30, ये हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे 10 × 30। ठीक है, तो इसका मतलब नीचे वाला होता है प्रिंसिपल, ऊपर वाला होता है CI। जो तीसरा स्टेप है, तीसरा ब्याज मिलना है, वो केवल 4 माह का मिलना है, यानी कि उसमें प्रिंसिपल कितना हो जाएगा आपका 30। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 30, और ब्याज कितना हो जाएगा 1। अगर मूलधन निकालना है, ठीक है, मूलधन हो गया हमारा 30। अगर मिश्रधन निकालना है तो प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल 30 प्लस ब्याज कितना 1, 30 + 1 31। ठीक है, अब आपको पूरे 3 बार जो ब्याज मिला उसको कैलकुलेट करो, उसमें प्रिंसिपल देखो कितना है। ठीक है, इनको गुणा करो, 0 0 0, 3 बार 0 आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3,000 आ जाएगा, 3,000 इकाई आ जाएगा। ठीक है, इनको गुणा करोगे, 11 × 11 कितना होता है 121। रफ में करता हूँ, 11 × 11 121 गुणा 31। 31 एकम 31 का 1, 31 एकम 31 का 1 हासिल 3, 31 दूनी, ठीक है 62। ठीक है, 62 और 3 कितना हो जाएगा आपका, 62 और 3 हो जाएगा 65, 65 का 5 हासिल 6, 31 एकम 31, 31 और 6 कितना हो जाएगा आपका 37। ठीक है भाई, ये इकाई आ गई प्रिंसिपल की, ये इकाई आ गई अमाउंट की। ठीक है, और अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन
माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन 3751 और मूलधन 3000, 3751 में से 3000 घटाओ तो आपको पता चल जाएगा ब्याज की इकाई कितनी है। तो 3751 में से 3000 घटा दो, कितना आ जाएगा 751। ये इकाई में मान निकले, मूलधन की इकाई 3000, मिश्र धन की इकाई 3751, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट की इकाई 751। अब हमें दिया क्या है वो देखते हैं। ये तो यूनिट हो गई, प्रिंसिपल की यूनिट। क्वेश्चन में प्रिंसिपल दे रखा है 3000 और जबकि इकाई कितनी आ गई रेशियो में प्रिंसिपल की 3000, तो इसका मतलब 3000 इकाई यूनिट, 3000 यूनिट का मान ओरिजिनल कितने रुपए के बराबर हो जाएगा 3000। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल की इकाई है जो ओरिजिनल प्रिंसिपल के मान के बराबर हो जाएगी। तो 3000 यूनिट बराबर 3000 रुपये। एक यूनिट का मान आ जाएगा, एक यूनिट बराबर, एक बार कट जाएगा 3000 एकम 3000, तो एक यूनिट बराबर कितना आ गया 1 रुपये। एक यूनिट बराबर कितना आ गया 1 रुपये, ठीक है। एक यूनिट का मान 1 रुपये आ गया। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो। अगर आपसे पूछे, ठीक है, मिश्र धन कितना होगा, तो 3751 यूनिट का मान निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज की इकाई कितनी है 751 है। चक्रवृद्धि ब्याज की इकाई कितनी है 751 है। तो एक इकाई बराबर 1 रुपये, तो 751 इकाई का मान निकालेंगे तो 751 इकाई बराबर एक यूनिट का 1 रुपये, तो 751 यूनिट का 751 गुणा 1। अगर 751 निकालना है तो 751 गुणा 1, 751 गुणा 1 कितना होता है मेरे भाई 751 रुपये, 751 रुपये। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 751, कितना हो जाएगा 751, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही, ठीक है। अगर फॉर्मूला लगाना है फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूले में मैं आपको सारी बारीकियां बता चुका हूं, फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। जिस भाई के ये वाली मेथड समझ नहीं आ रही फॉर्मूला लगा लो। और जो लोग फॉर्मूले में फंसते हैं वो इस मेथड को अपने व्यवहार में ले आओ, ठीक है, आसानी से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब होमवर्क नंबर 1 भी लिख लीजिए। होमवर्क नंबर 1 हो गया मेरे भाई, जो आपने खुद से करना है और मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना आंसर बताना है, ठीक है। जरूर आंसर बताएं और चैनल को लाइक भी करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो 5120 की राशि, यानी कि हमें दे रखा है मूलधन, 12.5% की दर, ये हमें दे रखा है आर, 3 वर्ष, समय दे रखा है 3, पूरे 3 वर्ष है तो कोई दिक्कत नहीं, पिछले क्वेश्चन में तोड़ के दिया था, ठीक है। और ब्याज कह रहा है वार्षिक रूप से संयोजित होता है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों, ठीक हो गया। चलो ये हमें प्रिंसिपल दे रखा है, ये हमें दर देगी। मैंने बोला था जब भी रेशियो मेथड होती है तो आपने दर में फोकस करना है। अब दर पॉइंट में चीजों को हल करना बहुत टफ रहता है। तो 12.5 मतलब 12.5 को ऐसा भी तो लिखते हैं फ्रैक्शन में। 12.5 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। फ्रैक्शन में 12.5 को ऐसा लिखा जा सकता है। तो 12.5 को ऐसा लिख दिया, हल करूंगा, 12 दूनी 24 और एक 25/2, 25/2 हो जाएगा। और परसेंटेज हटाऊंगा तो बट्टे में 100 आ जाएगा, परसेंटेज हटाऊंगा बट्टे में 100 आ जाएगा, ठीक है। 12 दूनी 24 प्लस 1 25, 25/200 आ गया, ठीक है, क्योंकि बट्टे में 100 आ जाता है परसेंटेज आके। अब काटता हूँ 25 एकम 25, 25 का भाग सीधे 200 में दोगे, 25 चक्को 100, 25 अट्ठे 200, तो यह आ जाएगा 1/8। और आपको पता है जो 8 होता है वो होता है आपका प्रिंसिपल, और जो ऊपर वाला 1 होता है वो आपको होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक हो गया। अब 3 वर्षों की बात हो रही है। मैंने बता रखा है कि अनुपात विधि में एक तरफ आपको लिखना है प्रिंसिपल, एक तरफ आपको लिखना है अमाउंट। 3 साल की बात हो रही है, 1 2 3 साल की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले साल प्रिंसिपल कितना होगा 8, प्रिंसिपल 8 है, ठीक हो गया। अमाउंट कितना हो जाएगा? जब प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ देते हैं तो अमाउंट बन जाता है। तो प्रिंसिपल 8, 8 प्लस 1 उसमें ब्याज जोड़ देंगे तो 9, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 9। दूसरे साल भी प्रिंसिपल 8 ही रहेगा, ठीक है, और मिश्र धन कितना हो जाएगा 9। तीसरे साल भी प्रिंसिपल 8 ही रहेगा, मिश्र धन कितना हो जाएगा 9। पिछले वाले में इसलिए चेंज हुआ था, तीसरे वाले में केवल 4 माह का निकालना था पिछले क्वेश्चन में। इसमें पूरे 3 वर्ष हैं तो पूरे 3 वर्ष में तो पूरा ब्याज मिलेगा 1, ठीक है। अब आपको पता है प्रिंसिपल की यूनिट निकालने के लिए इन तीनों को गुणा कर दो, 8 गुणा 8 गुणा 8 करोगे, ठीक है, 8 का वर्ग, ठीक है, फिर 8 का क्यूब करोगे। 8 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब होता है 512। 8 गुणा 8 गुणा 8 आप कर सकते हो तो 512। फिर 9 गुणा 9 गुणा 9 करना, 9 गुणा 9 गुणा 9 करोगे तो 9 का क्यूब होता है
729। ठीक है, ये प्रिंसिपल की इकाई आ गई 512। ठीक है, और ये किसकी इकाई आ गई, मिश्र धन की इकाई आ गई। ठीक है, अमाउंट की इकाई आ गई 729। ठीक है, हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दिया जाता है, या अमाउंट और प्रिंसिपल का जो डिफरेंस होता है वो आपका क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा मेरे भाई, 729 में 512 घटाओ, चलो 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 7 में से 5 गया 2, तो 217 जो इकाई है वो किसकी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो देखते हैं। हमारे पास प्रिंसिपल की इकाई है, हमारे पास अमाउंट की इकाई है, हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट की इकाई है, लेकिन इन तीनों में से क्या दिया है, हमें दे रखा है प्रिंसिपल। कितना दे रखा है, 5120। ओरिजिनल मान इसका 5120 है। ठीक है, और रेशियो में मान इसका 512 है, तो मैं कह सकता हूं 512 यूनिट बराबर किसके दे रखा है क्वेश्चन ने, 5120 के। 5120 के एक यूनिट निकालता हूं, तो एक यूनिट निकालने के लिए इससे इसको काट दूंगा, 512 एकम 512 और पीछे से जीरो लग जाएगा, तो एक यूनिट का मान हो गया कितना, 10 रुपये। एक यूनिट का मान कितना हो गया मेरे भाई, 10 रुपये। अब कुछ पूछ ले वो निकाल सकते हो, एक यूनिट निकालने के बाद आपसे कुछ भी पूछ ले आप वो निकाल सकते हो। क्या पूछ रहा है, अगर पूछेगा अमाउंट तो 729 की गुणा 10 से कर देना। अगर पूछ रहा है सीआई तो 217 यूनिट की मल्टीप्लाई 10 से कर देना। तो हमसे पूछ रहा है सीआई, और सीआई की यूनिट कितनी है। ठीक है, सीआई कितने, एक यूनिट कितना है, 10 रुपये, तो 217 यूनिट निकालेंगे। तो 217 यूनिट निकालेंगे तो 217 गुणा 10 कर देना। 217 गुणा 10 कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा भैया कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। एक यूनिट बराबर 10, तो 217 यूनिट बराबर 217 गुणा 10। 217 गुणा 10 मतलब हो गया 2170 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अगर आपसे पूछता मिश्र धन निकालो तो आप क्या करते, इस 10 की गुणा 729 से कर देते, आपका आंसर आ जाता। ठीक है, आ गया समझ में, कोई टप नहीं है, मेथड वही फॉलो होगी बार बार, तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। तो अगला क्वेश्चन होमवर्क नंबर 2, ये होमवर्क नंबर 2 है दोस्तों आपका। ठीक है, होमवर्क नंबर 2 करिए। ठीक है, आंसर बताइए, नहीं समझ में आता टेलीग्राम चैनल है हमारा, टारगेट ROARO पहाड़ी अड्डा के नाम से, उसमें स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोलता है 6 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद देय 40,960 रुपये का वर्तमान मूल्य क्या है। 40,960 रुपये प्राप्त हो रहे हैं 3 साल बाद। 3 साल बाद इतने रुपए प्राप्त हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या आपका अमाउंट है, ये क्या आपका अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन ने। समय दे रखा है कितना, 3 वर्ष। ठीक है, दर कितनी दे रखी है, 6 सही 2/3। अब जो इस तरीके की दर होती है ना, इसको फॉर्मूले में रखना बड़ा टफ रहता है। ठीक है, तो इसको अगर नॉर्मल आप रेशियो मेथड से करोगे, देखो कितने आसानी से बनेगा। सबसे पहले 6 सही 2/3 को हल करके लिख लेता हूं, कितना होगा, देखो 6 18 प्लस 2 कितना होता है, 18 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 20, और बट्टे में कितना हो जाएगा 3। परसेंटेज हटाऊंगा तो परसेंटेज हटा के बट्टे में किसकी गुणा हो जाती है, 100 की। ठीक है, और 100 को 3 से गुणा करोगे 300। अब इसको काट दूंगा, 20 से 20 एकम 20, 20 एकम 20, बचा 10, 100, 20 पंचे 100, कितना आ गया 15। आपको पता है नीचे वाला क्या होता है, आपको नीचे वाला प्रिंसिपल और ऊपर वाला क्या होता है, सीआई। ठीक है, वही मेथड हमारी बार बार यूज होगी। ठीक है, एक तरफ आप प्रिंसिपल लिखोगे और एक तरफ क्या लिखोगे, अमाउंट। एक तरफ प्रिंसिपल लिखोगे, एक तरफ अमाउंट। ठीक है, वर्ष पूरे पूरे दे रखे हैं 3 साल, तो अगर वर्ष पूरे पूरे दे रखे हैं तो सीधे 1 2 3 लिख दो। ठीक हो गया, तो प्रिंसिपल की इकाई कितनी है, 15। जब उसमें ब्याज जोड़ देंगे वो बन जाएगा मिश्र धन, तो 15 प्लस 1 16, वो हो गया मिश्र धन। फिर 15, फिर 15 प्लस 1 16, फिर 15, फिर 15 प्लस 1 16। ठीक है, अब टोटल प्रिंसिपल निकाल लेता हूं, टोटल प्रिंसिपल कितना है। टोटल प्रिंसिपल निकालने के लिए 15 गुणा 15 गुणा 15। अब ये आप करोगे, थोड़ा आप लोग भी मेरी सहायता करोगे, इसको मल्टीप्लाई करके करो। 15 गुणा 15 गुणा 15 करो, 15 गुणा 15 गुणा 15 करोगे तो 15 का क्यूब क्या होता है, आप थोड़े बहुत क्यूब भी याद कर लो, 3375। ठीक है, 15 गुणा 15 गुणा 15 करोगे, 15 का क्यूब होता है 3375। 16 गुणा 16 गुणा 16 करोगे, 16 का क्यूब करोगे तो 16 का क्यूब होता है 4096। 16 का क्यूब अगर आपको याद है तो क्या होता है 4096। ठीक है मेरे भाई, हमें निकालना क्या है, वर्तमान मूल्य।
तो वर्तमान मूल्य निकालना है। देखो सीआई तो निकाल, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं, अगर निकालना है निकाल लो कंपाउंड इंटरेस्ट की इकाई। वैसे क्वेश्चन ने पूछा नहीं है तो इन दोनों का डिफरेंस नहीं भी निकाल सकते हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर इकाई निकालनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की इकाई निकालने के लिए 4096 में से 3375 को घटाना, 6 में से 5 गया 1, ठीक है, 9 में से 7 गया 2, ठीक है, 10 में से 3 गया 7। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की इकाई निकाल दी हमने 721, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा नहीं है, नी भी निकालोगे इस स्टेप को चल जाएगा, ठीक है। तो वो पूछ रहा है वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले देखो ये प्रिंसिपल की इकाई है, ये अमाउंट की इकाई है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट की इकाई है। हमें इनमें से दिया क्या है सबसे पहले क्वेश्चन में देना है, ये दिया है, ये दिया है या ये दिया है। क्वेश्चन में इस बार दिया हुआ है अमाउंट। अमाउंट की इकाई कितनी है 4096 और अमाउंट की ओरिजिनल वैल्यू कितनी दे रखी है 4, ठीक है, 40,960। अमाउंट की ओरिजिनल इकाई कितनी दे रखी है 40,960। इसका मतलब हमें अमाउंट की इकाई हमारे पास है और उसका ओरिजिनल मान दे रखा है 40,960। तो हम सीधे बोल सकते हैं अमाउंट की इकाई कितनी है 4096 यूनिट और उसका ओरिजिनल मान किसके बराबर दे रखा है 40,960 के बराबर दे रखा है। कट करूंगा 4096 एकम 4096, 4096 एकम 4096, पीछे से क्या लग जाएगा जीरो, पीछे से क्या लग जाएगा जीरो है तो जीरो। तो एक यूनिट का मान मेरे भाई कितना आ जाएगा 10 रुपया। एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा 10 रुपया। अब आपसे जो पूछ रहा है वो निकाल दो। अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा क्वेश्चन ने तो 721 की गुणा इससे कर दो, 721 की गुणा इससे कर दो। आपसे अगर पूछ रहा है प्रिंसिपल तो इसकी गुणा इससे कर दो, कंपाउंड, ठीक है, और अमाउंट तो आपको दिया है, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। वर्तमान मूल्य मतलब स्टार्टिंग में जो मूल्य रहा होगा वो ज्ञात करने को बोल रहा है। इसका मतलब प्रिंसिपल ज्ञात करने को बोल रहा है। अगर प्रिंसिपल ज्ञात करने को बोल रहा है तो प्रिंसिपल की इकाई कितनी है 3375। अब एक इकाई का मान 10 रुपये तो 3375 इकाई का मान 3375 गुणा 10 रुपये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3375, एक इकाई 10 तो 3375 इकाई बराबर 3375 गुणा 10। तो गुणा करोगे तो आ जाएगा 3375, जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जीरो पीछे लग जाएगी, 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है जीरो पीछे लग जाएगी। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 33,750, ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछता कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए तो आप क्या करते, एक यूनिट बराबर 10 तो 721 यूनिट बराबर 721 गुणा 10, तो आपका आंसर आ जाता कंपाउंड इंटरेस्ट 7,210 रुपया, ठीक है। जो पूछ रहा है वो हम बता रहे हैं बड़ी आसानी से और फॉर्मूले में फंस भी नहीं रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क हो गया, ये होमवर्क नंबर 3 जो आपने करना है और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आंसर बताना है, ठीक है। समझ में आ रहा है तो जल्दी से जल्दी लाइक भी कीजिए दोस्तों। लाइक करने में बहुत कंजूसी हो रही है मेरे चैनल में, मैंने देखा कि कोई भी लाइक नहीं करना चाह रहा। तो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा कोई बात नहीं, पसंद आ रहा है तो थोड़ा बहुत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज सीआई वार्षिक रूप से संयोजित, ठीक है, एनुअली पर निवेश की गई एक निश्चित राशि, मतलब एक निश्चित राशि कोई अमाउंट होगा उसे इन्वेस्ट किया गया और 3 वर्षों में 5040 हो जाती है। वो अमाउंट जो है 3 साल के बाद 5040 हो जाती है। मतलब ये जो 5040 हो जाती है इसका मतलब कोई भी अमाउंट अगर बढ़ के आ जाता है तो वो क्या कहलाता, ठीक है, कोई भी, ठीक है, कोई भी धन अगर वो बढ़ के आ जाता है वो क्या कहलाता है अमाउंट, या इसको मिश्र धन कह सकते हैं। यानी मिश्र धन दे रखा है कितना 5040। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 20%, दूसरे वर्ष के लिए 40% और तीसरे वर्ष के लिए 50% है तो वह राशि ज्ञात कीजिए। मैंने इसका फॉर्मूला ही बताया पिछली क्लास में। जब पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष होता है तो आपका, ठीक है, मिश्रधन बराबर होता है P इंटू 1+R1/100 इंटू 1+R2/100 इंटू 1+R3/100। वो तो फॉर्मूला हो गया, अगर फॉर्मूले में पुट करना है तो कर दो, ठीक है। फॉर्मूले में पुट नहीं करना, इसी मेथड से चलते हैं। सबसे पहले देखो 3 साल के लिए, ठीक है, किसी धन को डाला गया और वो 5040 हो गया, मतलब अमाउंट दे रखी है, और पहले साल 20%, दूसरे साल 40%, तीसरे साल 50%। तो पहले साल 20%, 20% मतलब होता है 20/100, परसेंटेज हटा के 20 से इसको काटोगे, 20 से कम 20, 20×5 100, यानी कि 1/5। दूसरे साल हो जाएगा 40%, 40/100, 40/100 मतलब 20 दूना 40 और 20×5 100, ठीक है।
तीसरे साल देख लेते हैं। तीसरे साल 50%, 50% मतलब 50/100, 50 एकम 50, 50 दूना 100। तीसरे साल हो गया 1/2। अब आपको पता है नीचे वाला होता है प्रिंसिपल, ऊपर वाला होता है सीआई। नीचे वाला प्रिंसिपल, ऊपर वाला सीआई, नीचे वाला प्रिंसिपल, ऊपर वाला सीआई। ठीक है, वही 3 साल की बात हो रही है, पूरा पूरा ब्याज दे रखा है 3 साल को, तो एक तरफ प्रिंसिपल और एक तरफ अमाउंट, जैसा हम लगातार क्वेश्चनों में करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है पहले साल प्रिंसिपल कितना है 5, पहले साल प्रिंसिपल कितना है 5। अब प्रिंसिपल में कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ दोगे, अमाउंट बन जाएगा, तो 5 + 1 6। ठीक है, दूसरे साल प्रिंसिपल कितना हो गया 5 ही है। ठीक है, रेशियो में है। ठीक है, ये प्रिंसिपल तो बदलेगा नहीं, वो रेशियो में है, तो कट पिट के वो ऐसा बन रहा है। ठीक है, दूसरे साल 5 हो गया। ठीक है, और अमाउंट कितना हो जाएगा 5 + 2 7। तीसरे साल कितना हो गया प्रिंसिपल, ये कट रखा है, होगा वो एक ही। ठीक है, वो रेशियो में कट के आ रखा है, तो तीसरे साल कितना है 2, तीसरे साल कितना है 2। ठीक है, उसमें अगर मैं ब्याज जोड़ता हूँ 2 + 1। ठीक है, अब आपको पता है प्रिंसिपल की इकाई निकालनी है, तो इन तीनों को गुणा कर दो, 5 × 25, 25 दूना 50। ठीक है, अमाउंट की इकाई निकालनी है। ठीक है, इनको गुणा कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 × 7 = 42, 6 × 7 = 42, 42 × 3 126, 42 × 3 कितना 126। ठीक हो गई, ये बात आ गई समझ में। चलिए, ये निकल गई प्रिंसिपल की इकाई, ये निकल गई अमाउंट की इकाई। हमें वह राशि ज्ञात करनी है, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात नहीं करना। लेकिन बाई चांस आपसे पूछ दे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, तो आप यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की यूनिट भी निकाल दो। कंपाउंड इंटरेस्ट की यूनिट कितनी हो जाएगी, जब मिश्रधन में से मूलधन को घटाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट बचेगा, तो मिश्रधन माइनस मूलधन, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 126 - 50 76। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछा है क्वेश्चन में। अब देखो, हमने सारी चीजें निकाल दी, अब हमें जो दिया है ना, हमें जो दिया है उसको उसके बराबर दिखा देते हैं। हमें दे रखा है 3 वर्षों में धनराशि 5040 हो जाती है, हमें दे रखा है मिश्रधन 5040, और मिश्रधन इकाई में कितना है 126 है। मिश्रधन इकाई में कितना है 126 है, तो मैं बोल सकता हूं 126 यूनिट ये इकाई में मिश्रधन है। और इस इकाई में मिश्रधन के ओरिजिनल माल कितना है, मिश्रधन का ओरिजिनल माल कितना है मेरे भाई 5040, तो 126 यूनिट को 5040 के बराबर दिखा देता हूं। दिखा दिया, ठीक हो गया। एक यूनिट निकालता हूं, एक यूनिट निकालने के लिए 126 से इसको काटने की कोशिश करूंगा। अगर आप 126 का भाग देखो कैसे देना है। सबसे पहले देखो, 12 चक्को 48, 480 में चला गया 4 बार। ठीक है, बचा कितना 24, 6 चक्को 24, इसका मतलब 4 बार पूरी बार भाग जा रहा है। तो 12 का 126 का भाग 5040 में दोगे, 4 बार जाएगा, पीछे से 0 लग जाएगा, तो 1 यूनिट का मान कितना निकल के आ गया मेरे भाई, 1 यूनिट का मान निकल के आ गया 40 रुपए। अब आपसे कुछ भी पूछ ले, आप बता दोगे उसे। आपसे पूछे चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो आप निकाल दोगे। आपसे पूछे मूलधन कितना है, आप निकाल दोगे। कुछ भी पूछ ले, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ राशि ज्ञात कीजिए, मतलब मूलधन ज्ञात कीजिए। आपसे बोल रहा है मूलधन ज्ञात कीजिए। अब मूलधन निकालने के लिए मूलधन की इकाई को एक इकाई से गुणा कर दो। मूलधन की इकाई कितनी है 50, मूलधन की इकाई कितनी है 50, तो एक इकाई बराबर कितना है 40, एक इकाई बराबर कितना है 40, तो 50 इकाई बराबर 50 × 40। अगर एक इकाई बराबर 40, तो 50 इकाई निकालनी है, क्योंकि मूलधन की इकाई 50 है, तो 50 इकाई बराबर हो जाएगा 50 × 40। एक इकाई बराबर 40, तो ठीक है, एक इकाई बराबर 40, तो 50 इकाई बराबर 50 × 40, 50 × 40 5 को 20, 2000। कितना हो जाएगा 2000। कितना हो जाएगा मेरे भाई 2000। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया, बहुत आसान है। आपसे पूछ ले चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो आप क्या करोगे, एक इकाई की गुणा 40 की गुणा किससे कर दोगे 76 से, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के आएगा। लेकिन क्वेश्चन ने चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को नहीं बोला है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2000। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अगला होमवर्क हो गया आपका होमवर्क नंबर 4, होमवर्क नंबर 4। ठीक है मेरे भाई, तो आ रहा है समझ में, आएगा धीरे धीरे सब आएगा, इसी मेथड को फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए
अगला क्वेश्चन करते हैं, टाइप 3 से रिलेटेड होगा ये। टाइप 3 में जो क्वेश्चन आएंगे वो उसमें क्या होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जिक्र होगा इन क्वेश्चनों में। ठीक है, दोनों का एक रिलेशन होगा, एक जिक्र होगा। तो इस तरीके क्वेश्चन करते हैं। चलिए, ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। किसी धन का 10% वार्षिक दर से, किसी धन का 10% वार्षिक दर से, मतलब आर दे रखा है 10%, ठीक है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, टाइम दे रखा है 2 वर्ष, ठीक है, और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 420, सीआई दे रखा है 420, ठीक है। तो बोल रहा है इस धन का इसी दर पर इतने ही समय का साधारण ब्याज ज्ञात करें। यानी कि बोल रहा है 10% वार्षिक दर है किसी धन पर, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है 420, इस धन का इसी दर पर इतने ही समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कि हमें साधारण ब्याज निकालना है, तो हमें दर और टाइम तो दे रखा है, लेकिन हमें मूलधन नहीं पता। जब तक मूलधन नहीं पता होगा साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मूलधन निकालते हैं। हमें 3 इंटू दे रखी है, मैं चक्रवृद्धि ब्याज वाली लाइन को पहले करता हूँ। तो चक्रवृद्धि ब्याज वाली लाइन को करने के लिए आपको पता है 10% दे रखा है, परसेंटेज को हटाओगे तो हो जाएगा 10/100, 10 एकम 10, 10 दशम 100, 1/10, 10 आपका हो गया मूलधन, ठीक है, और 1 आपका हो गया कंपाउंड। कितने साल की बात हो रही है, 2, तो एक तरफ लिख लो प्रिंसिपल, एक तरफ लिख लो अमाउंट। 2 साल की बात हो रही है तो दो स्टेप में जाएंगे। तो पहले साल मूलधन कितना हो जाएगा 10, उसमें अगर ब्याज जोड़ दूंगा बन जाएगा मिश्रधन 10 + 1 11। दूसरे साल भी 10, उसमें अगर ब्याज जोड़ दूंगा 11। तो 2 साल की इकाई निकाल लेता हूँ टोटल। तो 10 दशम 100, मूलधन की इकाई हो गई 100, मिश्रधन की इकाई हो गई 11 × 11 कितना होता है 121। 11 × 11 कितना होता है आपका 121, ठीक है। हमें चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज की इकाई भी निकाल लेता हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज की इकाई निकालने के लिए मिश्रधन में से मूलधन को घटाओगे तो चक्रवृद्धि ब्याज की इकाई निकल जाएगी। तो मिश्रधन हो गया आपका कितना 121, ठीक है, मूलधन कितना हो गया 100, मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर चक्रवृद्धि ब्याज, 121 - 100 बराबर होता है आपका 21। तो 21 किसकी इकाई आ गई, चक्रवृद्धि ब्याज की। और चक्रवृद्धि ब्याज की इकाई ओरिजिनल कितनी दे रखी है 420। हमें ओरिजिनल चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 420। तो इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की जो इकाई है 21 इकाई, ये किसके बराबर हो जाएगी, इसकी ओरिजिनल मान के। ओरिजिनल मान कितना है 420 रुपये। एक इकाई का मान निकाल लेता हूँ, 21 एकम 21, 21 दूना 42, 0। तो एक इकाई का मान कितने आ गया मेरा भाई, एक इकाई का मान आ गया 20 रुपया। एक इकाई का मान कितना आ गया 20 रुपया। हमें निकालना है साधारण ब्याज और उसके लिए हमें चाहिए मूलधन। तो अगर मुझे मूलधन निकालना है तो मेरा फोकस रहेगा मूलधन की इकाई पे, और मूलधन की इकाई कितनी है 100 है, ठीक है। मूलधन की इकाई कितनी है 100 है। अगर एक इकाई बराबर 20, तो मूलधन की इकाई निकालने के लिए एक इकाई बराबर 20, तो मूलधन की इकाई 100 है, तो 100 इकाई बराबर 100 × 20, ठीक है। एक इकाई बराबर 20, तो 100 इकाई बराबर 100 × 20। 100 × 20 करूँगा तो मेरा मूलधन आ जाएगा कितना 2000 रुपया। मेरा मूलधन कितना आ जाएगा मेरे भाई 2000 रुपया, ठीक है। तो मेरा 2000 रुपया आ गया मूलधन। अब मुझे बोल रहा है साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब साधारण ब्याज का क्लास जब पढ़ी थी मैंने बोलता साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100। साधारण ब्याज तो फॉर्मूले से करो, बहुत इजी फॉर्मूला है। तो साधारण ब्याज निकालने को बोल रहा है, साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100। बोल रहा उसी दर पर उसी समय के लिए, यानी कि दर 10 है, समय भी 2 है, ठीक है। साधारण ब्याज निकालना, साधारण बराबर PRT/100। P कितना निकल के आ गया 2000, तो P निकल के आ गया 2000 गुणा R, वो बोल रहा है उतना ही है जितना चक्रवृद्धि ब्याज के लिए 10, टाइम भी वो बोल रहा है उतना ही है, टाइम कितना दे रखा है ऊपर 2/100 हल कर देंगे, 0 से 0, 0 से 0, ठीक है। ये हो जाएगा 20, 2 × 10 20, 20 × 20, 20 × 20 कितना होता है मेरे भाई 400। 20 × 20 कितना होता है 400, ठीक है। सबसे पहले हमने फोकस किया कि भैया मूलधन निकाल लेते हैं, क्योंकि मूलधन निकालेंगे तभी जाके साधारण ब्याज निकाल पाएंगे। तो साधारण ब्याज निकाल दिया, PRT/100 2000 × 10 × 2/100 बराबर कितना आ गया 400, ठीक है, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लाइक शेयर में कंजूसी मत कीजिए, ठीक है। चलिए
ये होमवर्क नंबर 6, होमवर्क नंबर 5 अभी दूंगा, मैंने सीधे 4 के बाद 6 दे दिया, कोई बात नहीं, 5 अभी दूंगा आपको, जैसे क्रम में दे रहा हूँ आपने वैसे ही क्रम में आंसर बताने। होमवर्क नंबर 6 लिखा है तो आप बोलोगे 6 का आंसर ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। 4 के बाद सीधे 6वां होमवर्क दे दिया मैंने, कोई बात नहीं, 5वां बाद में देता हूँ, ठीक है। चलिए आ गया समझ में, तो अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है, तो इतने ही धन पर इसी दर से इतनी ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सबसे पहले हमें दे रखा है किसी धन पर 5% वार्षिक दर, यानी कि रेट दे रखा है 5%, समय दे रखा है 3, साधारण ब्याज दे रखा है SI, यानी कि अब साधारण ब्याज दे रखा है, तो वो साधारण ब्याज देता है तो सीधे साधारण ब्याज का फॉर्मूला होगा, क्योंकि बहुत आसान है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। तो साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100, PRT/100। साधारण ब्याज दिया हुआ है, साधारण ब्याज कितना दिया है मेरे भाई, साधारण ब्याज दिया हुआ है 1200, साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है 1200, बराबर P हमें निकालना है, क्योंकि वो बोल रहा है उसी धन पर उतने ही समय के लिए, किसी धन पर बोला, इसका मतलब ठीक है, मूलधन हमें निकालना है, मूलधन हमें निकालना है, इंटू आर हमें दे रखा है 5, इंटू टी हमें दे रखा है 3/100, ठीक है। अब हम बराबर के इस तरफ उस तरफ काट सकते हैं, तो 5 तियाँ 15 होता है, 5 तियाँ 15 होता है, 15 से इसको काटता हूँ, 15 अट्ठे 120 और पीछे से लग जाएगा 0, ये 100 यहाँ बज्रगुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है, ये 80 इंटू 100 कितना हो जाएगा 8000। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया मेरे भाई 8000, ठीक है। तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो आपको पता है जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है, इतने धन पर इसी दर से इतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। जब भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है हम क्या करते हैं, दर को पकड़ते हैं और दर को तोड़ देते हैं, तो 5 एकम 5, 5 विषम, ठीक है, 100, यानी कि 1/20। और चक्र आपको जब भी चक्रवृद्धि ब्याज करना होता है, आप एक तरफ प्रिंसिपल लिखते हैं, एक तरफ अमाउंट लिखते हैं। 3 साल की बात हो रही है तो 1 2 3, 3 साल की बात हो रही है 1 2 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो पहले साल कितना होगा 20, 20 में ब्याज जोड़ देंगे, 20 + 1 21, दूसरे साल भी 20, 20 में एक ब्याज जोड़ेंगे 21, तीसरे साल भी 20, 20 में एक ब्याज जोड़ेंगे 21, ये रेशियो मेथड हो गई। अब आप 20 गुणा 20 गुणा 20 करोगे, 20 गुणा 20 गुणा 20, 2 2 4, 20 का वर्ग हो जाएगा आपका 8000। आप 21 गुणा 21 गुणा 21 करोगे, 21 गुणा 21 गुणा 21 करो, या 21 का क्यूब याद है तो बहुत अच्छी बात है, तो 21 गुणा 21 गुणा 21 हो जाएगा आपका 9261, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है। अब आपको पता है कि आपको क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है, जब मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देते हैं, जब मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करो, चक्रवृद्धि ब्याज की इकाई निकल जाएगी, 9261 माइनस 8000 हो जाएगा आपका 1261, ये आ गई कंपाउंड इंटरेस्ट की इकाई। अब हमें ये जो इकाइयाँ हमें बनाई रेशियो में, इसमें से क्या दिया हुआ है, हमें क्या मूलधन दिया है, मिश्रधन दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, हमें दे रखा है मूलधन। मूलधन अभी अभी निकाला कितने रुपए 8000 रुपये, तो इसका मतलब हमें मूलधन की इकाई दे रखी है। मूलधन की इकाई कितनी है रेशियो में 8000, तो 8000 इकाई का मान दे रखा है। 8000 इकाई का मान कितना है, कितना दे रखा है 8000, 8000 इकाई का मान 8000 के बराबर दे रखा है। तो एक इकाई का मान निकाल दूंगा, 8000 एकम 8000, 8000 एकम 8000, तो एक इकाई का मान कितना आ जाएगा, एक इकाई का मान आ जाएगा आपका 1 रुपया। एक इकाई का मान कितना आ जाएगा 1 रुपया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर 1 यूनिट बराबर 1 रुपया, कंपाउंड इंटरेस्ट की इकाई कितनी है 1261 इकाई, तो अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 1 यूनिट बराबर 1 रुपया, तो 1261 यूनिट बराबर 1261 गुणा 1 रुपया, 1261 गुणा 1 रुपया, 1261 गुणा 1 कितना होता है 1261 रुपया, 1261 रुपया, ठीक है। सेम वैसा ही था, स्टेप बढ़ गए, पहले एसआई का फॉर्मूला लगा के PRT/100 वाला, उससे प्रिंसिपल निकाल लिया, फिर उसके बाद वही सेम प्रोसीजर, परसेंटेज को तोड़ के 101/20, 3 साल की बात हो रही है तो 20 20 20,
20 प्लस 1 21, 21 21 21 गुणा करा 8000 गुणा करा 9261। कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, ये आ गया। अब हमें इकाई दे रखी है किसकी, प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल की इकाई 8000, 8000 बराबर किसके, प्रिंसिपल 8000 के, 1 यूनिट बराबर 1 रुपया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 1261 यूनिट बराबर 1261 गुणा 1, 1261 रुपया। ठीक है, आ गया होगा समझ में, बहुत अच्छी बात है। अगला लिखो होमवर्क नंबर 7। होमवर्क नंबर 7 है तो 7 का ही आंसर बताओगे आप। ठीक है, चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से, अभी इस तरीके का क्वेश्चन कराया था लेकिन इसमें पॉइंट वाला है तो मैं सोच रहा हूँ एक और करा दूं। ठीक है, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से, 5% वार्षिक दर मतलब आर आपको कितना दे रखा है मेरे भाई, आर आपको दे रखा है 5%, समय कितना दे रखा है 3 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज मतलब दे रखा है सीआई, सीआई बराबर कितना दे रखा है 252.20। वो कह रहा है इतने ही धन पर इसी दर से इतने ही समय के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। यानी कि हमें साधारण ब्याज निकालना है, लेकिन बोल रहा है किसी धन, किसी धन मतलब हमें पी नहीं पता, हमें प्रिंसिपल नहीं पता। तो सबसे पहले जो पहली वाली लाइन दी है चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड, उससे हम मूलधन निकाल देंगे, प्रिंसिपल निकाल देंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहला काम करता हूँ, आपको पता है जब भी दर दी होती है दर को तोड़ दो, दर को तोड़ोगे तो 5% बराबर हो जाएगा 5/100, 5/100 को तोड़ूंगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0, 1/20 कितना हो जाएगा 1/20। 3 साल की बात हो रही है तो 3 साल में आप क्या करते हो, एक तरफ प्रिंसिपल और एक तरफ अमाउंट। 3 साल की बात हो रही है तो 1 2 और ये 3 लिखता हूँ। ठीक है, 1 2 और 3। तो पहले साल प्रिंसिपल 20, प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दूंगा तो अमाउंट बन जाएगा 20 प्लस 1 21, प्रिंसिपल 20, प्रिंसिपल में अमाउंट जोड़ दूंगा 20 प्लस 1 21, प्रिंसिपल 20 उसमें, ठीक है, उसमें जोड़ दूंगा ब्याज तो कितना हो जाएगा 21। ठीक है, अब इनको गुणा करूंगा तो आपको पता चल जाएगा प्रिंसिपल की इकाई कितनी आ जाएगी रेशियो में और अमाउंट की इकाई कितनी आ जाएगी। तो 20 गुणा 20 गुणा 20 आपका हो जाएगा दोस्तों 8000, और 21 गुणा 21 गुणा 21 यानी कि 21 का क्यूब कर देना या 21 को 3 बार गुणा करना, ये आपका फर्ज है करना। ठीक है, 21 का क्यूब पहले भी किया था हमने, तो ये होता है 21 का क्यूब 9261, 9261। ठीक है, तो सबसे पहले देखो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है तो चक्रवृद्धि ब्याज की इकाई निकालो। तो चक्रवृद्धि ब्याज की इकाई निकालोगे, चक्रवृद्धि ब्याज की इकाई कैसे निकलेगी, जब हम मिश्र धन में से मूलधन को माइनस कर देते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है। तो अमाउंट कितना है 9261, प्रिंसिपल कितना है 8000, 9261 में से 8000 घटाओ कितना हो जाएगा 1261। अब घटाना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की इकाई आ गई 1261, प्रिंसिपल की इकाई आ गई 8000, अमाउंट की इकाई आ गई 9261। अब हमें क्या दिया है उस पर फोकस करेंगे। हमें इकाई में हमारे पास क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, क्या हमें चक्रवृद्धि ब्याज ओरिजिनल भी दे रखा है, हाँ ओरिजिनल चक्रवृद्धि ब्याज भी दे रखा है 252.20 रुपया, 252.20 रुपया। तो इसका मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज की इकाई है 1261 यूनिट और उसका मान दे रखा है 252.20, 252.20। ठीक है मेरे भाई, 1 यूनिट का मान निकालता हूँ। 1 यूनिट का मान निकालने के लिए आप क्या करो 252.20 में इसकी भाग दे दो, दशमलव हटा दो तो ये जगह 252, ठीक है 2522 कर दो। देखो दशमलव के बाद तो वैसे भी जीरो का मान नहीं रहता, जीरो को छोड़ो, एक अंक बाद दशमलव है उसको हटाया तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा 12610, 12610। ठीक हो गया। अब देखो अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, देखो ये 12 का डबल है 24 और ये 61 का डबल है 122। देखो ना यहाँ 24 फिर के बाद कितना बचा 122, 61 का डबल 222, इसका मतलब 2 बार भाग जा रहा है, 1261 का भाग 2 बार जा रहा है तो ये बच गया यहाँ पे 2/10। ऐसा ही रहने दो, छेड़ोगे तो फिर कैलकुलेशन टफ होगी। तो 1 यूनिट बराबर आ गया 2/10, 1 यूनिट बराबर कितना निकल के आ गया 2/10। ठीक है, इससे 2 बार काट दिया और नीचे जीरो था तो 10 बच गया, 2/10 आ गया 1 यूनिट बराबर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा धन, धन मतलब प्रिंसिपल। तो हम प्रिंसिपल निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो प्रिंसिपल की इकाई देख लेंगे कितनी है, प्रिंसिपल की इकाई कितनी है 8000। अब 1 इकाई बराबर है 2/10 तो 8000 इकाई बराबर 8000 गुणा 2/10।
अगर 1 इकाई बराबर 2/10 तो 8000 इकाई बराबर 8000 गुणा 2/10, तो प्रिंसिपल निकल जाएगा 1 इकाई बराबर अगर 2/10 तो 8000 इकाई बराबर 8000 गुणा 2/10। 0 से 0 कटा तो प्रिंसिपल भैया निकल जाएगा यहाँ से 8 गुणा 2 16, 1600 रुपये। तो प्रिंसिपल मेरे भाई कितना निकल के आ गया 1600 रुपये। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी तो प्रिंसिपल निकला इस पूरी मेथड को फॉलो करके। प्रिंसिपल निकला कितना 1600 रुपये। ठीक है, हमें निकालना है साधारण ब्याज, हमें निकालना है क्या साधारण ब्याज। और अब हमें सारी चीजें मिल गई, हमारे पास दर है, हमारे पास समय है, हमारे पास प्रिंसिपल भी आ गया, तो साधारण ब्याज निकालना बच्चों का खेल हो गया। तो साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100। साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100। P कितना है मेरे भाई, P अभी निकाला, P कितना हो जाएगा 1600। R कितना है मेरे भाई, R बोल रहा है वही रहेगा जो चक्रवर्ती ब्याज वाले केस में है, इंटू T भी उसने बोला वही रहेगा जो चक्रवर्ती ब्याज वाले केस में है। तो P हो गया 1600, R हो गया 5, T हो गया 3/100। 0 से 0, 0 से 0 कट गया, ठीक हो गया। 16 पंचे 80 और 8 तियाँ 24। 16 पंचे 80, 80 गुणा 3 8 तियाँ 24। तो हमारा आंसर आ जाएगा साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 240 रुपया। साधारण ब्याज कितना आ जाएगा मेरे भाई 240 रुपया। आसान है क्वेश्चन, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो स्टार्टिंग से मैंने चीज़ें बताई अगर आपके समझ में आ रही हैं तो आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। तो 240 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, होमवर्क नंबर 8। होमवर्क नंबर क्या हो गया आपका 8। ठीक है, दोनों लिंक हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट एक दूसरे से, इसलिए दोनों चैप्टर ठीक है आपको तैयार करने पड़ेंगे। जिसने पहले सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो नहीं देखी दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो देखो। ठीक है, ठीक है, और जिसने चक्रवृद्धि ब्याज का पहला पार्ट नहीं देखा तो पहला पार्ट देखो, तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों 3 टाइप का क्वेश्चन आपको मैं करा चुका हूं। ठीक है, तो टाइप हमारा कंप्लीट हो गया, तो उन टाइपों को समझो। पहला टाइप पहली क्लास में था, दूसरा तीसरा टाइप इस वाली क्लास में था। ठीक है, अब हम करेंगे मिश्रित प्रकार, यानी कि इसमें कोई भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यानी कि हम अपने दिमाग को लगा के ठीक है क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसने बोला देखो, किसी धनराशि के 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपये है, वह धनराशि कितनी है। उसने बोला कोई धनराशि है, उसमें 10% वार्षिक दर है, आर दे रखा है 10%, समय दे रखा है 2%, कह रहा है और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 40 रुपया है। अंतर कितना है 40 रुपया है। ठीक है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज CI माइनस SI, इनका जो डिफरेंस है वो 40 रुपया है। तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। देखो मैंने आपको सक्सेसिव मेथड बताई थी जब हमने इससे पहले वाली क्लास की थी। तो सक्सेसिव मेथड में बहुत आसान हो जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि उसमें सीधा सीधा जो डिफरेंस होता है ब्याज का वो निकल के आता है। तो सक्सेसिव मेथड में देखूं तो मैं सबसे पहले सक्सेसिव मेथड में देखो धनराशि की बात कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने कहा माना धनराशि P बराबर 100, मैंने कहा धनराशि को मान लेता हूँ 100 इकाई, 100 यूनिट मान ली धनराशि। ठीक है, अब एक चीज देखना, धनराशि 100 इकाई मान ली, अब देखूंगा पहले साल कितना ब्याज मिलेगा और दूसरे साल कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो पहले साल कितना ब्याज मिलेगा और दूसरे साल कितना ब्याज मिलेगा। ठीक है, देखो पहले साल अगर बात करूं, ठीक है, पहले साल 100 पे 10% मिलेगा, तो 100 का 10% निकाल लो। पहले साल 100 का 10% मिलेगा, 100 का 10% निकाल लो, 100 का 10% 10 रुपया, 10 इकाई, यानी कि पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 10 इकाई। फिर आपको पता है दूसरे साल भी जो पहला ब्याज मिलेगा ना वो प्रिंसिपल पे मिलेगा, यानी कि दूसरे साल प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो ब्याज होगा उस पर भी एक ब्याज मिलेगा, उस पर भी एक ब्याज मिलेगा। तो प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा, प्रिंसिपल कितना है 100, 100 पे 10% तो मिलेगा ही मिलेगा। 100 का 10% हम निकाल चुके हैं, बार बार क्या कैलकुलेशन करनी। 100 का 10% 10 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो पहले साल का ब्याज है ना इस पर एक ब्याज और मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो 10 रुपये हैं आपके खाते में आ चुके होंगे जब एक साल पूरा हुआ होगा, तो इस 10 पे भी 10% मिलेगा। यानी कि देखो पहले साल 100 रुपये पे 10% तो मिला ही मिला,
दूसरे साल भी 100 रुपये पे मूलधन पे 10% तो मिला ही मिला दोनों साल। लेकिन दूसरे साल क्या होता है, पहले साल जो ब्याज लग गया उस ब्याज पे फिर से ब्याज मिलता है। तो उस ब्याज पे मतलब 10 रुपये पे 10% फिर से मिलेगा। 10 रुपये का 10% मतलब हो गया 10 गुना 10/100, कितना, 1 रुपया ब्याज मिला। कितना रुपया ब्याज मिला, 1 रुपया। अब देखो पहले साल जो ब्याज मिला होगा वो कितना मिला, 10 रुपये, 10% 10 रुपये। दूसरे साल भी 10% 10 रुपये। ठीक है, मतलब पहले साल अगर साधारण ब्याज की बात करूं तो 10 रुपये मिला होगा, दूसरे साल भी साधारण ब्याज कितना मिला होगा, 10 रुपये मिला होगा। तो कुल साधारण ब्याज कितना मिला होगा, साधारण ब्याज कितना मिल गया होगा, पहले साल भी 10 रुपये, दूसरे साल भी 10 रुपये, क्योंकि बराबर मिलता है हर साल। अगर पहले साल 10 रुपये मिलेगा, दूसरे साल भी 10 रुपये मिलेगा, तो पहले साल 10 इकाई तो दूसरे साल भी 10 इकाई, यानी कि 20 इकाई मिला होगा साधारण ब्याज। अब बात करता हूँ चक्रवृद्धि ब्याज की। चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, पहले साल भी 10 मिला, दूसरे साल भी 10 मिला, लेकिन दूसरे साल पहले साल के ब्याज पे भी एक ब्याज मिला, और वो कितना मिला, 1 रुपया। कितना मिला, 1 रुपया। ठीक है, इस 10 पे भी 10% मिला, तो इसका मतलब 1 रुपया अतिरिक्त जो ब्याज मिला, ठीक है, वो क्यों मिला, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल के ब्याज पे भी ब्याज मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 10 + 10 प्लस ये 1 रुपया भी मिला है, 10 + 10 + 1 21, तो 21 इकाई हो गया। ठीक है, अब वो ठीक है, यानी कि 21 इकाई जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, और 20 इकाई का मिला सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर मिलता है। अगर पहले साल 10% तो दूसरे साल भी 10%, तो पहले साल 10 दूसरे साल 10 तो 20 हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले साल 10 दूसरे साल भी 10, लेकिन पहले वाले साल के ब्याज पे भी 10% ब्याज मिलेगा, यानी कि 10 पे भी 10% मिला, तो 10 का 10% 1 रुपया फिर मिला। तो इन दोनों का डिफरेंस हमें दे रखा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 40 रुपये। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 21 इकाई माइनस 20 इकाई बराबर 1 इकाई। तो अंतर कितना हो जाएगा, यानी कि डिफरेंस दे रखा है, अंतर दे रखा है, अंतर कितना दे रखा है, 1 इकाई, यानी कि 21 इकाई में से 20 इकाई गया, कितना बचा, 1 इकाई। ठीक है, 1 इकाई बराबर किसके दे रखा है, दोनों का डिफरेंस कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का जो यूनिट में है डिफरेंस वो है 21 - 20, 1 इकाई, और वास्तविक डिफरेंस कितना है, 40 रुपये। तो 1 इकाई बराबर आ गया 40 रुपये। 1 इकाई बराबर कितना आ गया, 40 रुपये। अब आपसे कुछ भी पूछ ले आप निकाल लोगे, क्योंकि आपको पता है जब 1 इकाई 1 यूनिट निकाल देते हैं उसके बाद वो हमसे कुछ भी पूछ ले हम बता देंगे। तो 1 इकाई बराबर 40 रुपये। हमें मूलधन कितना माना है, 100, तो हमें मूलधन 100 माना है। तो अगर 1 इकाई बराबर 40 रुपये, 1 इकाई बराबर 40 रुपये, तो 100 इकाई बराबर 100 गुणा 40 रुपये। अगर 1 इकाई बराबर 1 इकाई का मान 40, तो 100 इकाई का मान 100 गुणा 40, यानी कि 100 गुणा 40 आपका कितना हो जाएगा, 4000 रुपये। 100 गुणा 40 आपका कितना हो जाएगा, 4000 रुपये मेरे भाई। ठीक है, समझ में आया, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आया तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, उसको करोगे तो अच्छी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 4000 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो होमवर्क नंबर 9 है ये आपका, होमवर्क नंबर 9 है जो आपने करना है। ठीक है, इसको घर से कीजिए, अच्छी से अपनी प्रैक्टिस को मजबूत कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका मिश्रित प्रकार का है, इसमें भी कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं, अपना थोड़ा दिमाग चला के क्वेश्चन को करना है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 और 954 है। वो कह रहा है 2 वर्ष, ठीक है, निश्चित दर पर 2 वर्ष के साधारण, यानी ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी कि ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, 2 वर्ष का क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, यानी कि मैं सबसे पहले साधारण ब्याज देखता हूँ, साधारण ब्याज देखता हूँ, पहले साल कितना है और दूसरे साल कितना है, 2 वर्ष का, ये 2 वर्ष का कुल ब्याज है, ये 2 वर्ष का कुल साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, कितना रुपए, 2 वर्ष का कुल साधारण ब्याज कितना है मेरे भाई, 900 रुपए 2 साल का। इसका मतलब आपको पता है कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, यानी कि अगर 900 रुपए 2 साल में मिला है तो इसका मतलब 900 के 2 हिस्से कर दो तो बराबर तो मिलता है। आपको पहले से ही बताया, जब मैंने साधारण ब्याज पढ़ाया मैंने आपको बताया था कि बराबर मिलता है हर साल। तो अगर पहले साल और दूसरे साल कुल मिला के कितना मिल रहा है, 900, तो इसका मतलब पहले साल का भी 450 रहा होगा और दूसरे साल का भी 450 रहा होगा, और कुल 2 सालों का कितना रहा होगा, 900 रुपये रहा होगा। थोड़ा दिमाग लगा लो, व्यवहारिक रूप से सोच लो मेरे भाई, रटना नहीं है, लॉजिकल मैथ होती है, जिसकी मैथ नहीं है वो भी दिमाग लगा सकता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं
ठीक है, मैंने आपको बताया था कंपाउंड इंटरेस्ट भी पहले साल उतना ही होता है जितना सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो पहले साल अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 450 है, ठीक है, तो दूसरे साल भी मैंने बोला था कितना होगा, 450 होगा। ठीक है, लेकिन मैंने बोला था कि इस पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है पहले साल के ब्याज पे एक और ब्याज निकल के आता है, एक और ब्याज निकल के, यानी कि पहले साल भी 450 मिला होगा, दूसरे साल भी 450 मिला होगा मूलधन पे, लेकिन जो दूसरे साल है उसमें एक अतिरिक्त ब्याज मिलता है। वो किस पे मिलता है, आपका पहले साल के ब्याज पे। पहले साल का ब्याज कितना है, 450, तो इस पे एक और ब्याज मिला होगा। अब ये टोटल कितना है, 954, टोटल कितना है 954। अब 954 में से 450 प्लस 450 कितना हो गया, 900 गया। पहले साल और दूसरे साल 450 मिला, 900 गया। तो 954 में से 900 गया तो कितना बचा, 54 बचा। तो इसका मतलब ये 54 किस पे मिला होगा, इस पे मिला होगा, ब्याज पे ब्याज मिला होगा। ठीक है, तो 54 किस पे मिला होगा, इस पे मिला होगा। तो अब हम सीधे अगर रेट परसेंट निकाल दें, तो रेट परसेंट निकालने के लिए ये 54 किस पे मिला, इस पे। तो 54 ब्याज मिला, किस पे मिला उससे तुलना करो, किस पे मिला, 450 पे। कितने साल के लिए मिला, एक साल के लिए मिला, क्योंकि ये पहले साल का था, ये दूसरे साल का था, तो एक साल के डिफरेंस में मिला, तो टाइम हो गया एक। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100, सीधे परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया कि ये 54 ब्याज मिला, किस पे मिला, इस 450, क्योंकि ये जो 450 तो मिला ही होगा मूलधन पे, प्लस ये 54 किस पे मिला, इस ब्याज पे मिला, मतलब ये 54 रुपये ब्याज मिला है इस वाले ब्याज पे। तो 54 ब्याज मिला किस पे, 450 पे, एक साल के लिए मिला तो गुणा एक, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 की गुणा, 0 से 0 काटा, 9 से काट देता हूँ, 9 छक 54, 9 पंचे 45, 5 दूना 10, 6 दूना 12% मेरे भाई। कितना, 12% मेरे भाई, 12% आ गया। ठीक हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है वह धनराशि ज्ञात करो, क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा ब्याज की दर कितनी है, लेकिन हम ब्याज की दर के बिना ना, हम ब्याज की दर के बिना नहीं निकाल सकते थे, हम ब्याज की दर के बिना धनराशि नहीं निकाल सकते। अब देखो धनराशि निकालने के लिए तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लो या सिंपल इंटरेस्ट का लगा लो। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इजी होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेता हूँ धनराशि निकालने के लिए, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी लेंदी होता है और प्रोसेस भी लेंदी होती है। तो सीधे मैंने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है PRT/100, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है आपका PRT/100। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दे रखा है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितने साल का दे रखा है, 2 साल का, कितना, 900। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है कितना, 900, क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 900 है। पी हमें निकालना है, मूलधन हमें निकालना है, आर हमने निकाल दिया, आर हमने निकाल दिया मेरे भाई, कितना, आर हमने निकाल दिया 12। समय भी हमें दे रखा है मेरे भाई, समय दे रखा है, ऊपर देखो क्वेश्चन में पढ़ो, समय कितना दे रखा है, 2 साल। समय भी हमें दे रखा है कितना, 2 साल बट्टे 100, 2 साल बट्टे 100। ठीक है, चलिए, ठीक है, अब कैलकुलेशन करता हूँ सीधे, ये इसको गुणा कर देता हूँ। ठीक है, 100 गुणा 900 ये हो जाएगा, ठीक है, 90,000। 100 गुणा 900, 90,000 बट्टे, ये 12 दूना 24 कहाँ चला जाएगा, बट्टे में, बराबर ये क्या आ जाएगा, पी। ठीक है, ये बट्टे में चले गया, गुणा में तो 12 दूनी 24 बट्टे में चला गया, ये 900 100 से गुणा हो गया इतना। ठीक है, चलिए भैया, अब कोशिश करते हैं, पहले इसको 2 से काट दूँ। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको भी 2 से काटता हूँ, 2 चक्को 8, 2 पंचे 10, और ये 3 जीरो। अब सीधे 12 से काटूंगा। ठीक है, 12 दूनी 24, बारतियाँ 36, बारतियाँ 36। ठीक है, 45 में से 36 घटाओगे कितना बचेगा, 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90, तो 90 में 12 सत्ते 84, फिर 12 पंचे 60। ठीक है, और ये जीरो, तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा, 3750। ठीक है, आसान था सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन को हम समझे, उसके बाद हमने लॉजिक लगाया, उसके बाद आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो ये होमवर्क नंबर आपका क्या हो गया, 10। होमवर्क नंबर क्या हो गया आपका, 10। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, अगर आ गया तो आज का अंतिम प्रश्न करते हैं। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न करते हैं और क्लास को ख़त्म करते हैं। सारे होमवर्क आप घर से करिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा आपका क्षेत्रफल, और रीजनिंग में 2 से 4 चैप्टर रह गए हैं। ठीक है, वो भी आपका कवर कर दूंगा। 10 से 12 तारीख तक आपका कंप्लीट सिलेबस पूरा कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा रिविजन भी कराया जाएगा आपको।
ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन करते हैं क्लास का। ये दोस्तों ठीक है, क्लास का अंतिम क्वेश्चन करते हैं, ये भी मिश्रित प्रकार का। वो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 2 वर्ष में, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया कोई धन 2 वर्ष में 8,820 रुपया हो जाता है। यानी कि मिश्र धन दे रखा है कि 2 वर्ष बाद कोई धन कितना हो जाता है, 8,820 रुपया हो जाता है। ठीक है, और 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 3 वर्ष बाद कितना होता है, 9,261 रुपये हो जाता है। 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 9,261। ठीक है, 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 8,820, और 3 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 9,261 रुपये हो जाता है। अब देखो इसमें और कुछ नहीं दे रखा है, बोला है दर प्रतिशत तथा मूलधन ज्ञात करें, दर प्रतिशत तथा मूलधन ज्ञात करें। अब सबसे पहले देखो ये जो 2 वर्ष का मिश्रधन है ना, ठीक है, ये 2 वर्ष का जो मिश्रधन है मेरे भाई, वो तीसरे वर्ष का जो मिश्रधन है ना उसके लिए मूलधन का काम करेगा। क्यों, क्योंकि जो 2 वर्ष में ये अमाउंट है, ठीक है, इसमें जो ब्याज लगेगा उस ब्याज को लग के ही अगले साल का क्या बनेगा, मिश्रधन बनेगा। यानी कि अगर आपको वर्षों में केवल 1 साल का डिफरेंस दे रखा है तो इसका मतलब आप यहां से समझ सकते हैं कि 2 वर्ष बाद कुल धनराशि कितनी है, 8,820 रुपए। तो ये जो तीसरे वर्ष का मिश्रधन है इसके लिए ये किसका काम करेगा, मूलधन का काम करेगा। इसका मतलब जो ब्याज मिला होगा वो किस पे मिला होगा, इस पे मिला होगा। कितना ब्याज मिला होगा, सबसे पहले डिफरेंस निकालता हूं, देखते हैं कि 2 वर्ष और 3 वर्ष के बीच कितने ब्याज का डिफरेंस है। चलो मेरे भाई घटा दो, ठीक है, इसमें से इसको घटा दो, 1 में से 0 गया 1, 6 में से 2 गया मेरे भाई 4, ठीक है, 12 में से 8 गया मेरे भाई 4। तो इसका मतलब 441 रुपये ब्याज मिला। यानी कि दूसरे वर्ष से तीसरे वर्ष जाने में कितना ब्याज मिला, 441। ये 441 ब्याज किस पे लगा होगा, इस पूरे के पूरे मिश्रधन पे लगा होगा। तो यहाँ से हम दर निकाल सकते हैं कि दर निकालने के लिए कुल ब्याज कितना मिला मेरे भाई, 441 रुपये ब्याज मिला। कुल ब्याज कितना मिला, 441 रुपये ब्याज मिला। 2 वर्ष, दूसरे वर्ष से तीसरे वर्ष के बीच का ब्याज है ये, दूसरे वर्ष से तीसरे वर्ष का ब्याज है। तो ये ब्याज किस पे मिला होगा, दूसरे वर्ष के मिश्रधन पे जो ब्याज लगा होगा वो तीसरे धन का मिश्रधन बना होगा। तो इसका मतलब ये 441 ब्याज किस पे लगा है, दूसरे वर्ष के मिश्रधन में 8,820 पे। ठीक है, एक ही साल का डिफरेंस है तो इंटू 1, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 की गुणा। 441 एकम 441, देखो 4 का डबल 8, 4 का डबल 8, 1 का डबल 2, इसका मतलब 2 बार भाग जा रही है, 0 है तो 0। 20 से इसको काट दूंगा, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100। तो दर कितनी आ गई, 5%। देखो ऑप्शन में एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें दर 5% आ रही है। तो आप अगर पेपर में क्वेश्चन करना होता और ऐसे ऑप्शन आए होते तो आपने दर निकाल दी कितना, 5%, तो आप सीधे कहते भैया ए आंसर है, क्योंकि और किसी भी ऑप्शन में 5% नहीं है। तो यही आपका आंसर हो जाता। इससे आगे आपको करने की जरूरत नहीं थी एग्जाम में। लेकिन अब हमने प्रैक्टिस तो करनी है, हम तो पूरा करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, समझ गए ना, 2 वर्ष में मिश्रधन इतना है, 3 वर्ष में मिश्रधन इतना है, मतलब इस मिश्रधन पे अगले मिश्र, ठीक है, इस मिश्रधन पे जो ब्याज मिला होगा वो ब्याज मिलने से अगले वर्ष का मिश्रधन तैयार होके आया होगा। इसका मतलब ब्याज कितना मिला, 441 किस पे मिला, इस वाले मिश्रधन पे 2 साल के। तो एक 441 ब्याज मिला 8,820 रुपये पे। ठीक है, परसेंटेज बदलने के 100 की गुणा 5% आ गई दर। अब आपको पता है, आपको दर निकल के आ गई। अब आपको पता है मेरे भाई कि आप कैसे करते हो। दर जब निकल के आ जाती है आप दर को चेंज कर देते हो, 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। ठीक है, अब आपको निकालना है मूलधन। आप देखो केवल 2 वर्ष वाले से कैलकुलेट करो, या तो 2 वर्ष वाले में जाओ या 3 वर्ष वाले में जाओ, या तो आप 2 वर्ष वाले में जाओ या 3 वर्ष वाले में जाओ, किसी से भी कर लो। ठीक है, तो आप क्या करो, 2 वर्ष वाला लो, वो आपके लिए इजी पड़ेगा। आपको पता है एक तरफ लिखना है मूलधन, एक तरफ लिखना है अमाउंट। तो पहले साल मूलधन कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, और जब मूलधन में ब्याज जोड़ दूंगा तो बन जाएगा मिश्रधन। दूसरे साल भी 20, ठीक है, इसमें ये जोड़ दूंगा, ये बन जाएगा 21। अब मैं इनकी इकाई निकाल लेता हूँ। 20 गुना 20 कितना हो जाएगा, 421 गुना 21 कितना हो जाएगा, 441। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या निकालना है मेरे भाई, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मूलधन। मुझे क्या निकालना है, मूलधन। दर तो मैंने निकाल दी। ठीक है, मूलधन निकालना है, कैसे निकालूंगा, सबसे पहले देखो इकाई किसकी दे रखी है,
ये 2 वर्ष का मिश्र धन है, ये 2 वर्ष का क्या है, मिश्र धन है। इसकी इकाई कितनी है, 441 यूनिट। 2 वर्ष के मिश्र धन की इकाई कितनी है, 441 यूनिट। आप 3 वर्ष से भी निकाल सकते हो, फिर 3 वर्ष का अगर निकालोगे तो फिर ये 3 वर्ष के मिश्र धन के बराबर दिखाना पड़ेगा। आपने केवल 2 में निकाल लियो क्योंकि आपका काम शॉर्ट हो जाए। तो 2 वर्ष का मिश्र धन इकाई में कितना है, 441, और उसकी वास्तविक वैल्यू कितनी है 2 वर्ष के मिश्र धन की, 8820। तो 441 को दिखा दो 8820 रुपए के बराबर। 1 यूनिट का मान निकाल लेना। तो अगर 441 यूनिट बराबर 8820, तो 1 यूनिट बराबर 441 को इसको काट दूंगा, 441 दूना 8008, ठीक है, 882, और यहाँ पीछे 0 है तो 0 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर आ जाएगा आपका कितना, 20। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 20। ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 20। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है मूलधन, और मूलधन की इकाई कितनी है, मूलधन की इकाई कितनी है, 400। अगर मूलधन की इकाई 400 है तो अगर 1 यूनिट बराबर 20 है, 1 यूनिट बराबर 20 है तो 400 यूनिट बराबर हो जाएगा 400 गुणा 20। अगर एक इकाई का मान 20 तो 400 इकाई का मान 400 गुणा 20। 400 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8000 रुपया। तो कितना हो जाएगा, 8000 रुपया। ठीक है, मुझे लगता है सभी मेरे मित्रों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा भाई साहब ऐसे करना, ऐसे करोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत स्मूथ चलेगी, क्योंकि फॉर्मूले से जो है कैलकुलेशन खराब होने के चांसेस रहते हैं। थोड़ा अगर इधर उधर कर दिया तो आंसर गलत आ रहा होता है। ठीक है, मैं भी फॉर्मूले से प्रैक्टिस किया करता था पहले, तो काफ़ी मुझे लेंदी सा लगता था कि कैलकुलेशन काफ़ी टफ हो रही है। अगर आप इन मेथडों से करते हैं, सक्सेसिव मेथड से, रेशियो मेथड से, तो आपकी जो कैलकुलेशन हो जाएगी बिल्कुल ईजी हो जाएगी और आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिलहाल मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, आप किसी भी मेथड से करो दोस्तों। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन करके आना है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेज हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। आप शुरुआत के क्वेश्चन समझ लो अच्छी से, आप स्कोर कर लोगे इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आता है। ठीक है, ठीक है, तो लास्ट होमवर्क लिखिए, होमवर्क नंबर 5। होमवर्क नंबर 5 मैंने दिया नहीं था, लास्ट में दे रहा हूँ, होमवर्क नंबर 5। ठीक है, इसे सॉल्व करना। कोई समस्या आती है तो मुझे बताना, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपना जो भी परेशानी है उसको शेयर कीजिए। ठीक है, तो हमारे चैनल पहाड़ी अड्डा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।